हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। 20 अगस्त का आपका पेपर है ऑफलाइन मोड में। कब है? 20 अगस्त का पेपर है ऑफलाइन मोड में। तो उसी तरीके से हम तैयारी करेंगे। तो हम जो पेपर सोल्व कर रहे हैं वो भी ऑफलाइन वाले कर रहे हैं फिलहाल, यानी ऑनलाइन वाले भी करेंगे, लेकिन पहले ऑफलाइन वाली कर लेते हैं, यानी जो पेपर हाथ में मिले थे उन्हें कर लेते हैं। 2019 की जो सीडीपी है, जुलाई का जो पेपर हुआ था 2019 में, उसकी सीडीपी हम कर चुके हैं, जो कि हमने सैटरडे में की थी 30 क्वेश्चन। आज हम करने वाले हैं 2019 में जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसकी सीडीपी करेंगे, उसके 30 क्वेश्चन करेंगे। तो इसी तरीके से फिर इन दोनों के सेकंड पेपर करेंगे, जुलाई वाला सेकंड पेपर और दिसंबर वाला सेकंड पेपर, और 2018 का पेपर करेंगे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, 2021 का करेंगे फर्स्ट और सेकंड, और पीछे के भी कर लेंगे अगर देखा जाएगा जैसे भी आगे का शेड्यूल होगा, और ऑनलाइन वाले भी सारे क्वेश्चन करेंगे। इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसकी एक अलग प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी, आप वहां जाके कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि क्लास अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे जाती है टाइम पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो कॉलेज विद भावना को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ भी क्लासेस चली हुई हैं बीएड की। तो स्टार्ट करते हैं। सीडीपी हम कर रहे हैं। पहले हम सीडीपी करेंगे, यानी 3-4 पेपर की हम सीडीपी कर लेंगे, फर्स्ट की भी और सेकंड पेपर की भी। तो सीडीपी के बाद इंग्लिश पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, यानी सारा कर लेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज, यानी भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, यानी जिसमें बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है, अर्जित करता है, उसकी भाषा का विकास होता है। तो वो कौन सा पीरियड है जिसमें ज़्यादा जल्दी भाषा गेन करता है, एक्वायर करता है? प्रीनेटल पीरियड है, या फिर अर्ली चाइल्डहुड है, या फिर मिडिल चाइल्डहुड है, या फिर एडोलसेंस है? तो बताइए कौन सी स्टेज होगी। देखो, जन्म से पूर्व अवधि, यानी माँ के पेट में है तो वहाँ तो कोई भाषा सीखेगा नहीं, तो ये तो कट गया है। किशोर अवस्था, इसमें होता है बच्चा 12 से 18 साल का, यानी 12 to 18 ईयर्स का होता है, तो तब तो बच्चा एडवांस लेवल तक सीख जाता है बोलना, बिल्कुल। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें पूछा है कि किस में लैंग्वेज को एक्वायर करना सीखता है, कौन सा मोस्ट क्रिटिकल पीरियड है। तो मिडल चाइल्डहुड, इसमें बच्चा क्या रहता है, 6 से 12 साल का रहता है, यानी 6 से 12 साल का बच्चा भी काफ़ी बड़ा होता है, 3rd 4th 5th 6th 7th क्लास में होता है। अर्ली चाइल्डहुड हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6 साल, जब बच्चा भाषा को बोलना सीखता है, अच्छी तरीके से एक्वायर करता है, उसकी भाषा का विकास होता है, उसकी वोकैब बढ़ती है, उसकी वर्ड पावर बढ़ती जाती है, वो 1 वर्ड 2 वर्ड सेंटेंसेस बड़े बड़े बोलने लगता है। तो ये है अर्ली चाइल्डहुड, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। इस तरीके से हम ऑप्शंस को कट कर सकते हैं। देखो, जन्म से पहले तो सीखेगा नहीं, और 12 से 18 साल का बच्चा तो पूरा बड़ा इंसान हो जाता है, और मध्य बाल्यावस्था यानी 6 से 12 साल के बच्चे को भी अच्छी खासी भाषा बोलनी आ जाती है। लेकिन प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है, इसमें बच्चे की भाषा का विकास होता है, डेवलप होती है अच्छी तरीके से, लैंग्वेज उसकी वोकैब भी बढ़ती है, और वो भाषा को एक्वायर करता है, क्योंकि लोगों के संपर्क में भी आता है और स्कूल में भी जाता है ना। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग, यानी निम्न में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो लॉरेंस कोलबर्ग की इनमें से कौन सी स्टेज है? लेटेंसी स्टेज है। लेटेंसी स्टेज तो सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। किसने दी है? सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये स्टेज 5 है, लेवल 3 के अंदर आती है। स्टेज 5 ये है लॉरेंस कोलबर्ग के अंदर। इसने 3 लेवल दिए हैं, उसके अंदर 2-2 स्टेजेस दी हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, हर एक के अंदर 2-2 स्टेजेस हैं। तो ये 5th वन स्टेज है, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पियाजे की थ्योरी में आती है। पियाजे ने 4 स्टेज दिए हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज ये एरिक्सन की थ्योरी में आती है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जो ऑफलाइन पेपर हुआ करते थे उनमें क्वेश्चन थोड़े से इजी थे। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन a teacher often pays more attention to boys than girls. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कक्षा में डिस्कशन चल रहा है, परिचर्चा चल रही है, उसके दौरान टीचर क्या करता है, लड़कों पे ज़्यादा फोकस करता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, लड़कियों की तुलना में लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो जो ये उदाहरण है किसका है कि टीचर क्या है, पक्षपात कर रहा है या जेंडर की पहचान कर रहा है कि तुम लड़के हो इसलिए तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, या फिर जेंडर को संबंध कर रहा है, रेलिवेंट कर रहा है, या फिर जेंडर समरूपता कर रहा है, कॉन्स्टेंट कर रहा है। तो देखो क्या कर रहा है टीचर, अगर लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो टीचर क्या कर रहा है, जेंडर पक्षपात कर रहा है, क्या कर रहा है, जेंडर बायसनेस कर रहा है। या फिर अगर लड़कियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती तब भी जेंडर पक्षपात ही आता, क्योंकि एक जेंडर को ज़्यादा प्रेफरेंस देना जेंडर बायसनेस ही होता है, जेंडर पक्षपात कहलाता है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइप एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी, यानी कौन सा एक बढ़िया तरीका है, प्रभावी तरीका है, प्रभावी रणनीति है जो कि जेंडर रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता यानी जो पुरानी सोच है पहले टाइम से जो चली जा रही है, या फिर जेंडर रोल कन्फर्मिटी है, इसे कम करने के लिए कौन सी एक रणनीति इसमें से है। तो क्या करना चाहिए क्लास के अंदर, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, यानी जो पक्षपात हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करें, सभी बच्चों को अवेयर करें, या फिर जेंडर स्पेसिफिक रोल पे फोकस करें, एम्फेसाइज करें, यानी किसी भी एक जेंडर रोल पे या फिर किसी भी एक जेंडर पे ज़्यादा फोकस करें, या फिर जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप, यानी इस तरीके के ग्रुप बना दें कि अलग अलग जेंडर हों, उसमें जेंडर को अलग थलग कर दें, या फिर जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, यानी इस तरीके का अरेंजमेंट रखें कि लड़के अलग बैठ रही हैं, लड़कियां अलग बैठ रही हैं, यानी सेग्रीगेट कर दें जेंडर को। तो कौन सी एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होगी जिससे रूढ़िवादिता को कम किया जा सके। तो भाई जो रूढ़िवादिता है इसे हम कैसे कम कर सकते हैं, बच्चों को अवेयर करके, बच्चों को बता के, उनके साथ डिस्कशन करके, ठीक है, उनके साथ परिचर्चा करके, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे। जैसे कि बुक में फोटो दिखाई जा रही है कि लड़की झाड़ू लगा रही है और लड़का क्या है, बेड पे लेटा है या कहीं बैठा है, इस तरीके की पिक्चर है। तो बच्चों को इस बारे में बताएं कि इस तरीके की फोटो पे हमें मतलब ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लड़की क्या लड़के भी घर का काम कर सकते हैं, लड़कियां बाहर भी जा सकती हैं, ऑफिस में जॉब कर सकती हैं। तो ये परिचर्चा में कोई भी टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं, बच्चों को अवेयर कर सकते हैं जेंडर बायस के बारे में, जेंडर स्टीरियोटाइप को लेके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट while viewing children as active seekers of knowledge emphasize the influence of social and cultural content on their thinking, यानी कौन से मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव का महत्व बताया है। तो सोसाइटी की बात कौन करता है, कल्चर की बात कौन करता है, लैंग्वेज की बात कौन करता है, बच्चे एक्टिवली नॉलेज को गेन करते हैं, ये कौन कहता है, वाटसन कहते हैं। देखो वाटसन तो कहते नहीं है, वाटसन बिहेवियरिज्म है, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं, या फिर जीन पियाजे कहते हैं, या फिर लॉरेंस कोलबर्ग कहते हैं। तो भाई समाज की बात कौन करता है, लेव वाइगोत्स्की करते हैं। सोसाइटी की बात करते हैं कि बच्चा क्या है, समाज के संपर्क में आके सीखता है, सामाजिक अंत्यक्रिया करके सीखता है। इन्होंने 3 टर्म्स पे ज़्यादा फोकस किया है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी सोसाइटी, कल्चरल संस्कृति और लैंग्वेज। ठीक है, इन्होंने 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा है कि इनका प्रभाव बच्चे की भाषा विकास पे पड़ता है, बच्चे के विकास पे पड़ता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 6, while working on a jigsaw puzzle 5-year-old Najma says to herself where is the blue piece, यानी जिग्सा पहेली को करते समय, किसी भी पहेली को कर रही है 5 वर्ष की नजमा, स्वयं से कहती है यानी खुद से ही कह रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। यानी खुद से ही बात कर रही है कि इस जूते का नीला टुकड़ा कहाँ है जिससे ये जूता पूरा होएगा है। तो इस तरीके की जो बात है, जो वार्ता है, वाइगोत्स्की को किस तरह से संबोधित करती है, यानी ये तो इन्होंने बता दिया कि वाइगोत्स्की की थ्योरी में है, तो ये एक क्लू तो दे दिया। दूसरा कि इस तरीके की जो बातचीत है वो क्या कहलाती है, जब बच्चा खुद से ही बात करता है, अपने ही एक्शंस को गाइड करता है। प्राइवेट स्पीच कहलाती है, यानी निजवाक जिसे बोलते हैं। टॉक अलाउड यानी तेज तेज से बोलना। स्कैफोल्डिंग या फिर ईगोसेंट्रिक स्पीच।
तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। देखो ईगोसेंट्रिक स्पीच तो अहम केंद्रिता होती है जिसकी बात पियाजे करते हैं। पियाजे ने बच्चे को क्या है, ईगोसेंट्रिक बताया है। इसके फोल्डिंग क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प देना बच्चे को। यहाँ पे हेल्प की कोई बात नहीं हो रही है, क्या है, टेम्परेरी हेल्प देना जहाँ बच्चा अटक रहा हो। टॉक अलाउड यानी तेज तेज बोलना, लेकिन यहाँ तो कोई तेज नहीं बोल रहा है जी। ये क्या है, नजमा अपने आप से ही बात कर रही है, तो वो क्या कर रही है, प्राइवेट स्पीच कर रही है। क्या कर रही है, प्राइवेट स्पीच, जिसमें बच्चा 3 साल से ऊपर का रहता है, यानी 5 के आसपास हम मान सकते हैं। तो ये क्या है, व्यक्तिगत वाक है। प्राइवेट स्पीच में बच्चा खुद से ही बड़बड़ाता रहता है। आपने 3-4 साल या 5 साल के बच्चे अपने घर में देखे होंगे, तो वो खुद से बहुत बार बातें करते रहते हैं कि इतने सारे पैसे मम्मी ने दिए थे, मैंने ये खा लिया, वो खा लिया, ये कर लिया, स्कूल की कॉपी यहाँ रह गई, स्कूल में ये काम मिला था, तो खुद से ही बोलते रहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत वाक या फिर निज वाक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी बच्चों को क्या है, थोड़ी सी क्यूज देना, यानी कोई बच्चा कहीं अटक रहा हो तो उसे थोड़ी सी हेल्प करना या फिर थोड़ा सा सपोर्ट उसे देना जहां बच्चे को जरूरत हो। तो ये किसका एग्जाम्पल है, रीइंफोर्समेंट का है। तो रीइंफोर्समेंट होता है प्रबलन या ना पुनर्बलन, यानी बच्चे को फीडबैक देना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे को, क्यूज दे रहे हैं। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग होती है अनुबंध। मॉडलिंग क्या है, बंडूरा की थ्योरी में आता है। फोर्थ ऑप्शन है स्कैफोल्डिंग। तो यहाँ क्या हो रही है, स्कैफोल्डिंग, यानी बच्चे को क्या है, टेम्परेरी हेल्प की जा रही है, स्कैफोल्डिंग दी जा रही है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, बच्चे को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, तो ये किसके अंदर आते हैं, पार्ट यानी ढांचे के अंदर आते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग, यानी बच्चे को क्या है, टेम्परेरी हेल्प देना या असिस्ट करना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे, यानी निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो 4 स्टेजेस हैं SPCF। सेंसरी मोटर, यानी जन्म से 2 साल का बच्चा इसके अंदर रहता है। प्री ऑपरेशनल, सी क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। एफ क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो 4 स्टेजेस दिए, इन्होंने पूछा है कि इनमें से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन सी है, यानी जो इन्होंने ये टर्म्स दिए हैं। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, प्रपोजिशनल थॉट, यानी हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी बच्चा क्या है, बहुत ही अमूर्त सोचने लगे, एब्स्ट्रैक्ट सोचने लगे, तर्क लगाने लगे। तो ये कौन सी स्टेज होती है, ये होती है फॉर्मल ऑपरेशनल। जब बच्चा बड़ा होता है, यानी 12 से 18 साल का जब बच्चा होता है, तो वो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग भी कर सकता है, अच्छी खासी रीजनिंग लगा सकता है, अच्छे खासे तर्क लगा सकता है, थॉट पावर उसकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आ जाता है, क्लास इंक्लूजन आ जाता है। कंजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण, यानी बच्चे को पता चल जाता है साइज एंड शेप का कंसेप्ट, यानी जैसे कि 2 बर्तन में 100 ml पानी है, एक बर्तन लंबा है, एक बर्तन चौड़ा है, तो बच्चे को ये कंसेप्ट समझ आता है कि चाहे लंबे बर्तन में पानी हो, चाहे चौड़े बर्तन में पानी हो, पानी दोनों में 100 ml ही रहेगा। ठीक है, उसे कंजर्वेशन का कंसेप्ट पता चल जाता है। क्लास इंक्लूजन क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हो, बहुत सारी चीज़ें हो, वैरायटी ऑफ थिंग्स पढ़ी हो, और बच्चों को क्या है, उसे क्लास में लगाना है। जैसे कि लकड़ी का सामान हो, लोहे का सामान हो, बहुत सारे खिलौने पड़े हो, तो बच्चा क्या है, क्लास में लगाना उन्हें सीख जाता है कि लकड़ी का सामान अलग, प्लास्टिक का सामान अलग, लोहे का सामान अलग। तो इसे क्या बोलते हैं, क्लास इंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सी स्टेज में आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है। किस में आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, जब बच्चा 6 से 12 साल का होता है। ठीक है, डेफर्ड इमिटेशन या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी बच्चे को क्या है, वस्तु स्थायित्व हो जाती है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, परमानेंट हो जाता है, ज्यादा देर तक तुम बच्चे की आंखों से चीजों को हटा नहीं सकते। तो ये कौन सी स्टेज में आता है, सेंसरी मोटर में आता है। जन्म से 2 साल, यानी जब बच्चा
2 साल के आसपास का हो जाता है तो तुम ज़्यादा उससे छुपा नहीं सकते चीज़ों को, है ना, होता है ना घर में भी। मेक बिलीव प्ले इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, यानी मेक बिलीव प्ले क्या होता है कि मम्मी पापा बन के खेल रहे हैं, चोर पुलिस खेल रहे हैं, या कुछ भी इस तरीके का खेल खेल रहे हैं जो हम मेक बिलीव प्ले जिसे हम बोलते हैं, प्रतीकात्मक खेल। या फिर इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, यानी बच्चे के जो थॉट हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते, यानी वो उल्टाव पलटाव करके नहीं सोच सकता। तो ये कौन सी स्टेज है? प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसमें बच्चा कितनी एज का रहता है? 2 से 6 साल का बच्चा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पूछा है तो उसके अंदर बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आता है, क्लास इंक्लूजन आता है, सीरिएशन आता है, क्लासिफिकेशन आ जाता है, क्लासिफाई करना चीज़ों को सीख जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजे कंस्ट्रक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो बताइए, स्कीमा है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, कंडीशनिंग है, या फिर रीइंफोर्समेंट है। तो देखो, कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट की बात बिहेवियरिज्म करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं करते। और पियाजे क्या है? एक कंस्ट्रक्टिविज्म है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है ये बंडूरा ने दी है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया, ठीक है, ये भी कट गया और ये भी कट गया। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, स्कीमाज। स्कीमा क्या होता है? पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कोई भी चीज़ देखी अपने दिमाग में क्या है कि इन्फॉर्मेशन बन गई, पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, या फिर स्टोर्ड नॉलेज इन माइंड, स्टोर्ड नॉलेज इन माइंड, यानी दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर होना। जैसे कि आपने पियाजे का कंसेप्ट देखा और आपके दिमाग में सेट हो गया, तो वो क्या है? पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, या फिर स्टोर्ड नॉलेज इन माइंड, यानी आपके दिमाग में छोटी सी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? स्कीमा, कि आपके स्कीमा में पियाजे फिट हो गया, बिल्कुल पियाजे आपको समझ आ गई, पियाजे की थ्योरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, यानी आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? असेसिंग रैंक टू स्टूडेंट। देखो, हमें बच्चे को रैंक नहीं देनी होती, रैंक देना बहुत ही गलत बात है कि हम आकलन किस लिए कर रहे हैं? बच्चे को रैंक देने के लिए, तो रैंक तो बहुत ही गलत है। रैंक से क्या है? बच्चे को क्या है, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो सुपीरियर फील करने लगते हैं, जो थोड़े से डल बच्चे होते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, उन्हें इन्फीरियर फील होता है, यानी बच्चों के अंदर अलगाव की भावना आ जाती है, रैंक देने से सेपरेशन आ जाता है, तो ये तो गलत ऑप्शन हुआ। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट। ये बात बिल्कुल ठीक है कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, यानी हम असेसमेंट किस लिए करते हैं, आकलन किस लिए करते हैं, कि ये देखते हैं कि बच्चे को कितना क्लियर हुआ, कितना समझ आया और कहाँ उसे कंफ्यूजन है किसी भी कंसेप्ट को लेके, ठीक है। तो इसीलिए हम बच्चे का आकलन करते हैं और इसीलिए मूल्यांकन करते हैं कि हम बच्चे के गैप देख सकें कि कहाँ गैप रह गए हैं और कहाँ हमें बच्चे को रिमेडी देनी है, कहाँ दोबारा पढ़ाना है, ठीक है, इसीलिए हम आकलन करते हैं। थर्ड ऑप्शन है लेबलिंग स्टूडेंट एज पर दे स्कोर, यानी बच्चों पे लेबल लगा दे, टैग लगा दे कि ये होशियार बच्चा है, ये बिल्कुल निकम्मा बच्चा है, तो ये भी गलत है, हमें बच्चों की लेबलिंग भी नहीं करनी है। पास और फेल को उनके रिपोर्ट कार्ड पे लिख दे कि ये बच्चा फेल हो गया है या ये बच्चा पास हो गया है, इसने टॉप कर लिया है, तो ऐसा भी हमें नहीं करना। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। देखो, क्वेश्चन रिपीट होते हैं नहीं होते ये तो आपको पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे। जब हमने जुलाई वाला पेपर किया है 2019 का, तो सेम टू सेम क्वेश्चन ये पूछा गया उसमें, है ना। तो पढ़ते हैं ऑप्शन, इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली, यानी जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, वो बिल्कुल फिक्स योग्यता है, फिक्स है बिल्कुल, और कब निर्धारित हो जाती है? जन्म के समय कि भैया ये बच्चा तो पता नहीं फ्यूचर में साइंटिस्ट बनेगा। तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसा कोई निर्धारित नहीं कर सकता और ना ही ऐसा होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी किसी भी मानक परीक्षण के द्वारा, जैसे कि IQ टेस्ट होता है, उससे हम एक्यूरेटली पता लगा सकते हैं, यानी सटीक पता लगा लेंगे बिल्कुल कि बच्चे का IQ इतना ही है, तो सटीक नहीं लगा सकते, एक आइडिया मिल जाता है, लेकिन एक्यूरेटली हम नहीं मेज़र कर सकते, ठीक है।
इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट, यानी बुद्धि एकात्मक कारक है तथा एकाकी विशेषक है, यानी एक ही फैक्टर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है। अब मानो किसी को मैथ नहीं आता है तो वो बिल्कुल बेकार है, वो किसी लायक नहीं है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, तो ये भी गलत बात है। फोर्थ ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंटेलिजेंट क्या है, बहुआयामी है, इसके बहुत सारे आयाम हैं। हम किसी भी एक फैक्टर से ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा डल है या ये बच्चा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल होती है, बहुआयामी होती है। कोई किसी चीज़ में इंटेलिजेंट होता है, कोई किसी चीज़ में इंटेलिजेंट होता है। भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई इंटेलिजेंसी दी है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। Question number 12. Ruhi always thinks of multiple solutions to a problem, many of which are original solutions. Ruhi is displaying character of an, यानी रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? क्रिएटिव थिंकर है रूही, या फिर कन्वर्जेंट थिंकर है, या फिर रिजिड थिंकर है, या फिर ईगोसेंट्रिक थिंकर है? तो रूही क्या कर रही है, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन को सुझा रही है। यानी अब हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन अगर हम सोच रहे हैं, उसके ओरिजिनल सॉल्यूशन पे जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ रचनात्मक कर रहे हैं, कुछ सृजनात्मक कर रहे हैं। तो रूही कैसी है, क्रिएटिव थिंकर है, ठीक है, कुछ क्रिएटिव सोच रही है, अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोच रही है। कन्वर्जेंट थिंकर क्या होते हैं, जो एक ही सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, क्या है, एक ही सॉल्यूशन पे जाते हैं। रिजिड थिंकर क्या होते हैं, वो भी एक तरीके से सटीक सोचना बिल्कुल। ईगोसेंट्रिक क्या होते हैं, अहम केंद्रिता, यानी अपने ही पर्सपेक्टिव पे सही रहना कि मेरा ही पर्सपेक्टिव सही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. In a situation of less participation of students belonging to a deprived group in teaching learning process, a teacher should, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी जो डेप्राइव्ड ग्रुप के बच्चे हैं, जो वंचित समूह के बच्चे हैं, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए? आस्क द चिल्ड्रन टू विड्रॉ फ्रॉम स्कूल, यानी बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए कि भैया तुम पढ़ाई में तो ध्यान दे नहीं रहे हो, तुम स्कूल छोड़ दो। तो क्या ये सॉल्यूशन है, या फिर इस सिचुएशन जैसे हालात चल रहे हैं उसे एज इट इज स्वीकार कर ले कि जैसा भी है छोड़ो, मैं क्यों ध्यान दूँ? तो ये भी गलत है ना। लोअर हर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सच स्टूडेंट, यानी ऐसे बच्चों से कोई उम्मीद ही ना रखें, लोअर एक्सपेक्टेशन रखें, तो ये भी गलत है। ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना हुआ, ये तो पीछा छुड़ाना हो गया, है ना। तो टीचर को क्या करना चाहिए, अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पढ़ने में, तो टीचर को अपने पढ़ाने पे देखना चाहिए कि कहीं मेरे पढ़ाने में तो कमी नहीं है, और अपने फाइंड द वेज टू इम्प्रूव एंड स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, यानी बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट है उसे देखना चाहिए कि कैसे इम्प्रूव होगा, कैसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। अपनी ही टीचिंग पे ध्यान देना चाहिए, तरीके बदलने चाहिए, अलग अलग तरीके यूज़ करके देखने चाहिए कि क्या पता दूसरे तरीक़ों से बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14. इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, यानी एक समावेशी कक्षा में टीचर को किस तरीके से हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए प्लान करना चाहिए? शुड नॉट प्रिपेयर, यानी कोई प्लान नहीं करना चाहिए व्यक्तिगत बच्चों पे, यानी व्यक्तिगत क्या होते हैं, अलग अलग बच्चों की एजुकेशन पे कोई प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। या फिर एकदम से ओकेजनली प्रिपेयर करें, कभी कभी कर लिया कि आज कर लिया आगे छोड़ो। या फिर एक्टिवली प्रिपेयर होना चाहिए कि हमेशा सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए कि किसी भी तरीके का बच्चा हो उसे टैकल कर सके सिचुएशन को। या फिर शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ, यानी तैयारी करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? अगर हमें इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान करना है, यानी हर एक बच्चे की एजुकेशन पे ध्यान देना है, तो हमें एक्टिवली प्रिपेयर होना पड़ेगा। कैसे होना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15. द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड, तो डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसऑर्डर है। किस तरीके का डिसऑर्डर है? जब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जैसे कि सा लिखा हुआ है तो इसे बच्चे क्या पढ़ेंगे? वॉज पढ़ेंगे। डॉग लिखा हुआ है, डॉग, तो बच्चे इसे क्या है? उल्टा पुल्टा पढ़ते हैं, गॉड पढ़ेंगे इसे। तो इसे क्या कहते हैं? इस डिसऑर्डर को बोलते हैं डिसलेक्सिया। जब बच्चे को रीडिंग डिसऑर्डर हो, ठीक है, पढ़ने में कठिनाई हो। तो ऑप्शन तो आपको पता चल ही गया होगा,
अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। फोर्थ ऑप्शन है एंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शन। तो डिसलेक्सिया क्या होता है कि बच्चा जब इनेबल रहता है यानी अयोग्य रहता है पढ़ने में, कैसे, फ्लुएंसी के साथ, यानी धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द आरटी एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन। देखो ये जुलाई वाले पेपर में पूछा गया है और दिसंबर में पूछा गया है, बस इसके ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल पे। तो बिहेवियरिस्टिक पे तो कोई भी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि बच्चों को रिवार्ड और पनिशमेंट देना चाहिए, जो कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का काम करता है, बाहरी प्रेरक का काम करता है। तो जो भी पॉलिसी है वो सब कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी तरफ सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, यानी सहानुभूति होनी चाहिए। तो अगर हम जैसे कुछ बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और उसमें से हैंडीकैप्ड बच्चे और उनकी तरफ बेचारा फील कराएंगे तो उन्हें कैसा फील होगा, है ना। ज़्यादा सहानुभूति देना क्या है, गलत है। इस तरीके से शो करना कि हम तुम्हें अच्छा फील करा रहे हैं या फिर हम तुम्हें सिंपैथी दिखा रहे हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ये बात ठीक है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है वो राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या है, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार सभी का होता है, ये क्या है, एक ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, सभी का राइट है, हर एक ह्यूमन का राइट है शिक्षा लेना। ठीक है, तो थर्ड ही ऑप्शन हमारा सही है। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं कि मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरीली वोकेशनल एजुकेशन, यानी जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उन्हें मुख्य धारा में लाके वोकेशनल एजुकेशन दी जाए। तो मेन स्ट्रीमिंग भी इतना अच्छा नहीं है जितना इंक्लूसिव एजुकेशन है। मेन स्ट्रीमिंग में हर बच्चे को भी इक्वलिटी नहीं मिलती, इक्विटी नहीं मिलती। ठीक है, हर बच्चे पे अलग से ध्यान नहीं दिया जाता। मुख्य धारा में तो आ जाते हैं लेकिन अलग से फोकस नहीं बनता। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 17, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरीली, यानी संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है, रोट मेमोराइजेशन पे बेस्ड है, या फिर सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट यानी प्रबलन पर केंद्रित है, या फिर एक्वायर्ड थ्रो कंडीशनिंग अनुबंध द्वारा अर्जित है, या फिर फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग यानी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो फोकस किस पे है, मीनिंगफुल लर्निंग पे यानी अर्थपूर्ण अधिगम पे, ना तो रोट मेमोराइजेशन पे। रोट मेमोराइजेशन तो नेगेटिव वर्ड है, सीटेट में कहीं भी आए आंख बंद करके कट कर देना ऑप्शन को। ठीक है, रीइंफोर्समेंट की बात कौन करते हैं, बिहेवियरिज्म करते हैं, लेकिन यहाँ पूछा किसको गया है, कंस्ट्रक्टिविज्म को। कंडीशनिंग की बात भी कौन करता है, बिहेवियरिज्म करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट पूछा गया है यहाँ पे। तो इनके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, मीनिंग मेकिंग पे फोकस करती है, मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस होता है, यानी अर्थपूर्ण अधिगम पे फोकस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, नाइव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फेनोमेनन, यानी नाइव थ्योरीज क्या होता है, कुछ भी सहजानुभूत सिद्धांत, यानी बच्चे के दिमाग में कोई भी गलत कंसेप्ट बन जाना, कहीं से भी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई तो गलत कंसेप्ट बन जाएंगे, या फिर कुछ गलत कहीं सुन लिया तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना। तो ये क्या है, ये टीचर को इग्नोर करना चाहिए, यानी इन्हें अनदेखा करना चाहिए इन सिद्धांतों को, या फिर टीचर के द्वारा बच्चे को पनिश करना चाहिए कि तुमने ऐसे क्यों सोचा या फिर ऐसा क्यों सुना, तुम्हारे दिमाग में ये कहाँ से आया, या फिर शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रो रिपीटेटिव मेमोराइजेशन, यानी अगर कोई भी गलत कंसेप्ट है, कुछ भी गलत दिमाग में है तो उसका रट्टा लगवाएं ठीक करने के लिए। जैसे कि कोई स्पेलिंग ही गलत है, उसका गलत कंसेप्ट दिमाग में चला गया है स्पेलिंग का, है, तो उसके लिए रट्टे लगवाएं, तो ये अच्छा ऑप्शन है। नहीं भाई, रट्टे नहीं लगवाने हैं हमें, और ना ही बच्चे को पनिश करना है और ना ही इग्नोर करना है, हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। तो सॉल्यूशन हम कैसे ढूंढेंगे कि बच्चे से डिस्कस करेंगे और उन नाइव थ्योरीज को क्लियर करेंगे। तो क्या करेंगे, शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जांपल्स, यानी प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे, यानी कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल देंगे जिससे कि उनके जो गलत कंसेप्ट हैं वो ठीक हो जाएं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है।
क्वेश्चन नंबर 19, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स यानी छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी क्या होती है, जिसमें बच्चा केंद्र में रखा जाता है, बच्चे की नीड्स, बच्चे की रुचि के अनुसार, बच्चे की योग्यता के अनुसार, बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, तभी एजुकेशन होती है। ठीक है। एक्सक्लूसिवली रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होता है। तो पाठ्य पुस्तक पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि टोटली डिपेंड होता है, एक रिसोर्स की तरह काम करती है टेक्स्ट बुक चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस यानी बच्चों के अनुभव को प्रमुखता दी जाती है, यानी प्राथमिकता दी जाती है किसे, बच्चों के एक्सपीरियंस को। तो ये बात तो ठीक है कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी हो, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम हो, उसमें क्या है, बच्चे को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसके जो अनुभव है उन्हें ध्यान में रखा जाता है, उन्हें इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है। रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट करता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, रट्टा लगाना। या फिर लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी यानी बच्चे को लेबल करना, कैटेगराइज करना उनकी योग्यता के अनुसार। तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाता है। प्रमोट क्या किया जाता है, बच्चे को प्रमोट किया जाता है, बच्चे की प्राइमेसी दी जाती है, बच्चे के अनुभव को ध्यान में रखा जाता है, बच्चे की नीड को, इंटरेस्ट को, एबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर डैश ईच अदर यानी संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या हैं, पूर्णतः अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। क्या कॉग्निशन का, इमोशन का कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है? भाई बिल्कुल लेना देना है। अगर हम मन से दुखी हैं तो हमारी पूरी बॉडी पे असर होता है, यानी इमोशन क्या होते हैं, अगर हम सैड हैं तो हमारा क्या होगा, हमारे माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा। कॉग्निशन क्या होता है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी, हमारा परसेप्शन, इमेजिनेशन। तो अगर हम दुखी हैं तो हमारे दिमाग पे भी असर पड़ेगा, हमारी बॉडी पे भी असर पड़ेगा। तो ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड तो हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ यानी स्वतंत्र हैं, तो ये भी गलत है। या फिर संबंधित नहीं हैं, तो ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचता है। तो कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे से सन्निहित है, इंटरवोवन है। ठीक है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव यानी संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा सही है कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल यानी अधिकतम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। या फिर रोट मेमोराइजेशन का प्रोसेस है कि याद करने वाला प्रोसेस है लर्निंग। या फिर कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन यानी कंडीशनिंग बिहेवियर है कि बार बार रिपीट करके हम सीखते हैं चीज़ों को। या फिर लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट यानी अधिगम क्या है, सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। देखो, ना तो लर्निंग क्या है, रिप्रोडक्शन और रिकॉल का प्रोसेस है कि हम चीज़ों को रिकॉल कर करके याद कर रहे हैं, और ना ही रट्टा हम कि हम रटेंगे कोई चीज़ों को तभी सीखेंगे। या फिर कंडीशनिंग करेंगे यानी रिपीटेटिव बिहेवियर करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो ही हम सीखेंगे। लर्निंग क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, जब हम सक्रिय रूप से किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, एंगेज रहते हैं, तो हम ज्ञान का निर्माण बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहते हैं कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट यानी लर्निंग क्या है, एक ज्ञान की संरचना किस तरीके से एक्टिवली इन्वॉल्व होकर, एक्टिवली एंगेज होकर हम लर्निंग करते हैं, हम सीखते हैं चीज़ों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल यानी विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल यानी कुछ तो हम बुक के एग्जाम्पल दे रहे हैं, बुक से रिलेटेड या फिर कंटेंट से रिलेटेड, और कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जो हम रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देते हैं। तो ये क्या है, ये एक इफेक्टिव तरीका है बच्चों को एनकरेज करने के लिए कि उनके कंसेप्ट चेंज हो जाए, उन्हें समझ आए, या फिर उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न आ जाए, या फिर उनके दिमाग में गैप आ जाए समझने में, या फिर ये प्रोसीजर नॉलेज पे फोकस कर रहा है ना कि कंसेप्चुअल नॉलेज पे। तो बताइए, देखो ये क्या कर रहा है, कंसेप्चुअल नॉलेज पे फोकस कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। प्रोसीजरल नॉलेज पे तो बिल्कुल भी फोकस नहीं है। प्रोसीजरल नॉलेज होता है एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप रटना। ठीक है, ना ही ये गैप्स क्रिएट कर रहा है, ना ही ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। ये क्या है, एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है, इफेक्टिव तरीका है जिससे कि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23,
repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or to gain a reward। यानी बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर हम बच्चे को एंगेज करने के लिए, शामिल करने के लिए किसी भी एक्टिविटी में उसे क्या दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं या फिर उसे पनिशमेंट दे रहे हैं, तो वो डर के मारे क्या है, इन्वॉल्व हो रहा है किसी भी एक्टिविटी में, या फिर रिवॉर्ड के लिए कि भाई मुझे तो प्राइज मिलेगा। तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को घटाता है, तो ये तो गलत बात है। ये क्या कर रहा है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ा रहा है, यानी जो बाहरी प्रेरणा है उसे बढ़ा रहा है कि भैया मुझे प्राइज मिलेगा, या फिर अगर मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा एक्टिविटी में तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, है ना। तो ये तो बढ़ा रहा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को। इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को घटा रहा है, तो ये भी गलत है ना। आंतरिक प्रेरणा तो बच्चे के अंदर कुछ भी नहीं, यानी अंदर से थोड़ी प्रेरित है वो पार्टिसिपेट करने के लिए, वो क्या है, या तो डर के मारे कर रहा है या फिर प्राइज के मारे कर रहा है, तो ये भी गलत है। वुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रेदर देन परफॉर्मेंस गोल, ना ही मास्टरी पे फोकस हो रहा है, फोकस किस पे हो रहा है, परफॉर्मेंस पे फोकस हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है। डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम बच्चे को लालच देके इन्वॉल्व करा रहे हैं किसी भी एक्टिविटी में, तो उसकी जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है, यानी जो उसकी स्वाभाविक अभिरुचि है, जो उसकी जिज्ञासा है नेचुरली, वो क्या है, कम हो जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कौन सी इनमें से अधिगम को बढ़ावा देती है, कैसे अधिगम को, सार्थक अधिगम को, यानी मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करती है। कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी अगर हम बच्चे को पनिशमेंट देंगे तो वो मीनिंगफुल लर्निंग होगी। अर्थपूर्ण अधिगम तभी होगा, उसे बढ़ावा दिया जाएगा अगर बच्चे को पनिशमेंट दे रहे हैं तो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीखेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई। कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, यानी ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर कोऑपरेट कर रहे हैं, बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं तो मीनिंगफुल लर्निंग होगी, तो ये ठीक है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, अगर बराबर बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो भी वो लर्निंग को बढ़ावा देता है, यानी हमने कुछ भी साथ के साथ पढ़ाया और साथ के सासाथ उसका मूल्यांकन कर लिया, तो इससे क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग होगी, यानी बच्चे को पता चल जाएगा कि कितना उसे क्लियर हुआ है, कितना उसे क्लियर नहीं हुआ है। तो CCE भी एक अच्छा तरीका है लर्निंग को प्रमोट करने का। फोर्थ ऑप्शन है कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, यानी निरंतर क्या है, बच्चे को क्या है, कंपेयर करते रहें, उसकी तुलना करते रहें दूसरे बच्चे से, कब, मूल्यांकन के टाइम पे। तो हमें बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना है, कंपैरिजन करने से बच्चे को इन्फीरियर फील होता है, इन्फीरियरिटी आती है बच्चे के अंदर, है ना। भाई आप लोग ही देख लीजिए, आपके घर के किसी से कंपेयर करें कि तू तो इतना नालायक है, पड़ोसी का बच्चा इतना अच्छा है, तो आपको भी कंपैरिजन अच्छा नहीं लगता, या फिर आपको पनिश करने लगे, तो वो भी एक अच्छा तरीका नहीं है मीनिंगफुल लर्निंग का। ये दोनों तरीके अच्छे हैं, सेकंड और थर्ड, तो सेकंड ऑप्शन के अंदर ये दिए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इन चिल्ड्रन, यानी शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से सुगम बना सकते हैं। यानी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड कंसेप्ट है, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, तो उसे कैसे सरल बना सकते हैं, बताओ। लेक्चर दे के बच्चों को, या फिर कंपटीशन करवा के, या फिर मैकेनिकल ड्रिल यानी बार बार रटवा के, या फिर बच्चों को मौके देके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, देखें, अन्वेषण करें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करें। तो भाई सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो यही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अन्वेषण करें, एक्सप्लोर करें चीज़ों को, और डिस्कशन करें टीचर के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, किसी के भी साथ डिस्कशन कर सकते हैं। जब हम डिस्कशन करते हैं तो कोई भी कितना भी हार्ड कंसेप्ट हो वो समझ में हमें आ ही जाता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। ना तो मैकेनिकल ड्रिल कराना है, ना ही कंपटीशन कराना है, और ना ही लेक्चर दे के काम चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सोल्वर बाय, यानी एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकती है कि वो अच्छे प्रॉब्लम सोल्वर बन जाएं, अच्छी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। क्या करें, उन्हें मटेरियलिस्टिक रिवार्ड दें, यानी अगर छोटे छोटे टास्क पे उन्हें बार बार रिवार्ड दें, प्राइज़ दें। तो प्राइज़ देना बहुत ही गलत है, इससे बच्चा क्या है, बाहरी प्रेरणा उसकी बढ़ती है। जो प्रोसीजरल नॉलेज है उस पर फोकस करें, प्रोसेस यानी स्टेप बाय स्टेप बढ़ें,
तो वो प्रॉब्लम सोल्वर नहीं बनेगा, वो रट्टू बन जाएगा, रटना सीख जाएगा। डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर, यानी गलत उत्तरों को अस्वीकार करके और दंडित करके, तो ये भी गलत है। या फिर एनकरेज चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेज एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम, यानी बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो क्या है, अनुमान लगाएं चीज़ों पे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, न्यू आइडियाज़ अपने दिमाग में सुझाना, नए नए आइडियाज़ लगाना किसी भी प्रॉब्लम में, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस, यानी किसमें बच्चे की फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक जो वृद्धि है और जो विकास है कब तेजी से होता है, कौन से पीरियड में। तो भाई ये तो सभी को पता है कि हमारे जो बचपन होता है, यानी जब बच्चा छोटा होता है तो उसके शरीर का भी विकास बहुत जल्दी होता है और शरीर की जो ग्रोथ है, जो फिजिकल ग्रोथ है, वो भी बहुत जल्दी होती है ना। कहते हैं ना कि 5 साल तक बच्चे के मस्तिष्क का पूरा विकास हो जाता है, बॉर्नविटा का जो ऐड आता है टीवी के अंदर, ये तो सभी को रटा हुआ है ना। तो वो कब होता है, 5 साल के अंदर हो जाता है ना। और बच्चे की क्या है, फिजिकल ग्रोथ भी हो जाती है, यानी शरीर भी बढ़ता है। आपने देखा होगा बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, स्कूल में जब बैठते हैं, तो जो ड्रेस है वो बहुत जल्दी जल्दी छोटी होती जाती है। तो वो ड्रेस छोटी नहीं होती, वो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है ना। तो देखते हैं, फर्स्ट है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। इन्फेंसी यानी जन्म से 2 साल, अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 साल, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडल चाइल्डहुड, यानी अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल और मिडल चाइल्डहुड 6 से 11 साल, या फिर मिडल चाइल्डहुड एडोलसेंस, या फिर एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। देखो एडोलसेंस और एडल्टहुड में तो एक तरीके से बच्चे का वो स्टॉपिंग पॉइंट ही मान लेते हैं कि बस उसमें ग्रोथ एक तरीके से लास्ट में जा जाके बिल्कुल थोड़ी कम ही हो जाती है, इतनी तेजी से नहीं चलती है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो बचपन में होती है, यानी इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में होती है, जब बच्चा जन्म से लेकर 6 साल तक सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है। यानी जब बच्चा 0 से लेकर 6 साल तक होता है तो इसमें उसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है ना, आपने देखा भी होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। देखो ग्रोथ तो आगे भी होती है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि सबसे ज़्यादा कब होती है, सबसे तेज़ी से कब होती है। सो सबसे ज़्यादा तेज़ी से 6 साल तक जब बच्चा होता है तब होती है, उसके दिमाग का भी विकास होता है और बॉडी का भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो प्रिंसिपल डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, यानी विकास क्या है, पूरे जीवन चलता है। तो सही बात है भाई, हमारी समझ क्या है, पूरे जीवन बढ़ती रहती है, हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती रहती है, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती रहती है, हम पूरा जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, यानी हमारा विकास जो है चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। मॉडिफिएबल है, सही बात है, यानी आज हम यहाँ रह रहे हैं, कल हम कहीं और जाके रहने लगे तो हम मॉडिफाई हो जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, मेंटली फिजिकली किसी ना किसी तरीके से। या फिर डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये बात भी ठीक है, ये भी सिद्धांत है विकास का कि विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, कि भाई एनवायरनमेंट से भी होता है और हेरिडिटी से भी इन्फ्लुएंस होता है, सही बात है। तो तीनों सही हो गए, यानी हमसे पूछा है नोट। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, तो ये बात बिल्कुल गलत है, यानी नोट पूछा है तो यही हमारा ऑप्शन होगा। डेवलपमेंट क्या है, सार्वभौमिक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ये बात गलत है। कल्चरल कंटेंट भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे विकास को, यानी जो हमारी संस्कृति है वो भी हमारे विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि नोट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29, द प्राइमरी कोज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इन, यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, जैसे कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, वो क्यों है। जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ पेरेंट, यानी जो जन्म से जेनेटिक कोड मिलता है अपने माँ बाप से, जो हमें जीन्स मिलते हैं उसकी वजह से अलग है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें अफेक्ट करती हैं, खाली जीन्स ही नहीं करती हैं, जीन्स भी करता है, जेनेटिक भी, लेकिन जेनेटिक के साथ क्या आता है, एनवायरनमेंट भी आता है, ठीक है। ये इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक है, यानी जन्मजात विशेषता है, या फिर एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है, पर्यावरण प्रभाव करता है, या फिर आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच एक जटिल पारस्परिक क्रिया है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों को मिला के हम कह सकते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को, कि इनकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है भाई। किसी भी एक कारण को नहीं कह सकते कि खाली हेरिडिटी की वजह से होता है या फिर खाली एनवायरनमेंट की वजह से होता है, दोनों को मिला के होता है इंडिविजुअल वेरिएशन। यानी हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग कब बनता है, जब वो जेनेटिक भी अलग होगा, जब वो एनवायरनमेंट से भी अलग होगा, ठीक है। यानी किसी को किसी तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है, किसी को किसी तरीके का मिलता है, तो एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है।
क्वेश्चन नंबर 30 यानी लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो कौन सा है, देखो प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी बच्चे का जो सामाजिकरण है शुरुआत में कहाँ से होता है, फैमिली से होता है। तो फैमिली क्या हुई, प्राइमरी एजेंट हुई सोशलाइजेशन का, ठीक है, प्राइमरी एजेंट हुई। तो यहाँ पूछा गया है सेकेंडरी, तो फैमिली वाला ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। अब दो ऑप्शन बचे हैं, स्कूल एंड मीडिया, मीडिया एंड नाइबरहुड। तो भाई अगर हम देखें तो मेन पॉइंट पे स्कूल आता है कि फैमिली के बाद क्या आता है, भाई फैमिली में बच्चे का सोशलाइजेशन होगा, फिर फैमिली के बाद बच्चा कहाँ जाता है, स्कूल में जाता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, स्कूल एंड मीडिया, ठीक है। हमें बेटर ऑप्शन की तरफ जाना होता है। वैसे तो मीडिया और नाइबरहुड भी क्या होते हैं, सेकेंडरी एजेंट होते हैं, लेकिन हम स्कूल को प्रीफरेंस देंगे क्योंकि बच्चा फैमिली के बाद स्कूल में जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। 30 क्वेश्चन हमने किए हैं सीडीपी के। इसी तरीके से जितने भी पेपर अब तक कराए गए हैं 30-30 का सेट हम सारों का कर लेंगे। इंग्लिश पेडागोजी, मैथ पेडागोजी भी इसी तरीके से करेंगे, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक कोर कॉलेज विद भावना को, और सेशन को शेयर भी कर सकते हैं जहां भी आप सीटेट वाले स्टूडेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।